नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन आपकी कक्षा 6 की इतिहास विषय की जो पुस्तक संचालित होती है हमारे अतीत की भाग 1 का अध्ययन अपन कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने 7 अध्याय पढ़ लिए थे। और आज की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे हम आपका अध्याय 8वां, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो चलो भाई चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या कि आहत सिक्के क्या होते हैं। मैंने आपको पिछले 1-2 वीडियो में ये शब्द बताया होगा, आहत सिक्के। क्या शब्द है? आहत सिक्के, ये शब्द। इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये जो सिक्का बना हुआ है ना, देखो ये बाहर दे करके, बाहर निकाल करके बना हुआ है, तो इसी को बोला जाता है आहत सिक्के। जैसे ये है, ठीक है। और उसके बाद में ये कुषाण वंश का सिक्का है, ये है। और आगे अपन देखेंगे तो ये वाला, ये जो अक्षर बाहर आए हुए हैं ना खुद के, इन्हीं को बोला जाता है आहत सिक्के। जैसे ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो सिक्के बने हुए हैं, इनको आप अपनी पुस्तक के अंदर देख सकते हो, ठीक है ना। चलो देखो, किताब के अंदर देखो, बाहर उभरे हुए हैं कि नहीं उभरे हैं। तो इसी को बोला जाता है आहत सिक्के, यानी उनके ऊपर बाहर देख कर बनाया हुए सिक्के, जो उनकी आकृति है वो बाहर उभरी हुई हो, उसे क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है, ठीक है। जिसे आहत सिक्के कहा जाता है। ओके ओके। आगे देखो, आपका 8वां अध्याय है। फटाफट 8वां अध्याय निकाल लो, एक पेन निकाल लो ताकि आप अच्छे से अंडरलाइन कर सको। निकाल लिया सबने? चलो, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, यानी इसके अंदर अपन गांव और शहर के बारे में जानकारी देखने वाले। लोहार की दुकान पर प्रभाकर। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे, और दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। और औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म करके उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। ये रहा प्रभाकर, देखो बाका फाड़ रहा है। अब आगे देखते हैं, लोहे की औजार और खेती, यानी जो लोहे के औजार होते हैं और किस तरीके से उनकी खेती है, बात करते हैं। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। यानी आज जितने भी आप चीज़ें देख रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें लोहे से बनी हुई है। और लोहे से बनी हुई चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। इस उपमहाद्वीप में लोगों का प्रयोग, लोहे का प्रयोग लगभग 300 साल पहले शुरू हुआ, 3000 साल पहले शुरू हुआ, ठीक है। ये जो महाद्वीप है, अपना भारतीय उपमहाद्वीप है, या फिर अपना एशिया महाद्वीप की बात करें, तो यहाँ पे जो लोहे का प्रयोग शुरू होता है वो लगभग आज से 3000 साल पहले शुरू होता है। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले, और इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। देखो, महापाषाण, यानी महापाषाण का मतलब पत्थरों के काल। अब अगर अभी तक आपने ये चौथा अध्याय नहीं देखा, तो अभी लक्ष्य क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल में जा करके प्ले लिस्ट में जाके आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ओके। तो महापाषाण का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? मैंने चौथे अध्याय में आपको बताया था, ठीक है। बताओ, महापाषाण काल कैसे, महापाषाण काल का मतलब क्या था? ओके, चलो इधर ध्यान दो। जो अपना ये है ना, लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। और जो महापाषाण काल था, इसके अंदर कब्रें जो होती थी, उनमें लोहे के औजार हथियार बड़ी संख्या में मिले। इसके बारे में अपन अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अब देखो, महापाषाण जो होता है, इसका मतलब होता है, महा का मतलब महान, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर का काल। पत्थर का
काल। महापाषाण का मतलब होता है पत्थर का काल, ऐसा काल जो पत्थर का बना हुआ होता हो, ठीक है ना। जैसे आपकी बात करें करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते जो प्रभाव थे, ठीक है ना, वो बढ़ते हुए उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल थे। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल का इस्तेमाल कृषि उत्पादन में किया जाता है। देखो इसमें क्या चीज़ होती है, इसके अंदर ये चीज़ होती है कि जो अपना हल होता है, ठीक है ना, हल के आगे का जो भाग होता है, जैसे ये भाग होता है जो ज़मीन के अंदर जाता है, ठीक है। अब ये भाग ज़मीन के अंदर जो जाता है इसको कहा जाता है फाल। जो तीखे वाला जो हिस्सा होता है इसको फाल कहा जाता है, ठीक है। कृषि उत्पादन, अब देखो आगे देखो, करीब 2500 साल पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग और प्रमाण मिलते हैं। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों का शामिल है और हल के फाल शामिल है, जो अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। तो देखो ये कुछ औजार है इस तरीके के। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई, ठीक है ना। यहाँ आगे देखो, औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी, संडासी, लोहे की 5 चीजें की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। तो आप ये बना सकते हैं। स्मृत गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रुपये महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, ठीक है। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। देखो, राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। वे किसानों से कर लेते थे, ठीक है ना, कर लेते हैं। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। और अब इसमें जो आएगा तीसरे के अंदर कौन सा आएगा, तीसरे के अंदर ये आएगा। कर, ये सारणी अपनी आप नोटबुक में कर सकते हैं। कर अदा करने के लिए, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। यह सिंचाई से ही संभव था। और उसके बाद में 5वें नंबर पे क्या आ जाए, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो 5वें में ये आ जाएगा। तो मैं इसके पीछे लिख सकता हूँ 5 नंबर, ठीक है। और उसके बाद में छठे नंबर पे क्या आएगा, छठे नंबर पे ये आएगा, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 नंबर, ठीक है। और 7वें में क्या लिखा गया, कृषि उत्पादन बढ़ा। और कृषि उत्पादन बढ़ा तो 8वें में राजस्व भी बढ़ा। और फिर 9वें के अंदर अंतिम आ जाएगा, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। ये आ जाएगा आपके लास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके, ये लास्ट जो है ना, 9वां, 8वां नहीं 9वां, ये आ जाएगा आपके 9वें के अंदर, ठीक है। आगे देखो, गांव में कौन कौन रहते थे। तो देखो, गांव में कौन कौन रहते हैं, इस बात के ऊपर अपन चर्चा करते हैं कि गांव के अंदर कौन कौन रहते थे। आगे देखो, गांवों में कौन कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्ला यानी साधारण हलवाओं को उणवार और भूमिहीन मजदूर जो दास या कैंडिशियर और आदिमाई कहलाता है। देखो, जो तमिल क्षेत्र है वहाँ पे जो भूस्वामी जो होते थे उनको क्या कहा जाता था, वेल्ला कहा जाता था, ठीक है ना। क्या कहा जाता था, वेल्ला, वेल्ला क्या कहा जाता, वेल्ला कहा जाता था। यानी जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे जिनके पास जमीन होती थी। और साधारण जो हलवाहे होते थे जो हल चलाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था उणवार। और जो भूमिहीन मजदूर होते थे उन्हें कहा जाता था दास या कंडेशियार। और
अधिमयी क्या कहा जाता था? जो भूमिहीन मजदूर होते थे उन्हें तो कहा जाता था कंडीशियार, और जो दास होता था उन्हें क्या कहा जाता? अधिमयी। देश के उत्तरी हिस्से में गांवों का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। कब की बात है बेटा? ये बात है अपने मौर्य साम्राज्य की जो समाप्ति हुई थी ना, उसके जस्ट बाद की बात है। तो ग्राम भोजक जो होता है वो कौन होता है? ये ग्राम, ये भोजक, ग्राम भोजक का मतलब क्या होता है भाई? ग्राम भोजक का मतलब होता है गांव का प्रधान व्यक्ति। गांव का प्रधान व्यक्ति। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यानी रहते थे, यानी यह पद अनुवांशिक था। अनुवांशिक का मतलब क्या होता है बेटा? पीढ़ी दर पीढ़ी बनने वाला शासक। इसका मतलब देखो, एक पीढ़ी के बाद, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी से बनने वाला शासक। ठीक है। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके साधारणतः इनकी जमीन पर इनके जमीन पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, और साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम का उन्हें ही सौंप देते थे। ये नादिश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। देखो, ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक होते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? गृहपति कहा जाता था। क्या नाम कहा जा रहा है? गृहपति कहा जा रहा है। ठीक है। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, और इनमें दास कर्मकार होते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तो प्राचीनतम तमिल रचनाएं देखते हैं। देखो, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। कौन सा साहित्य कहते हैं बेटा? संगम साहित्य कैसे है। ठीक है ना। और इनकी रचना करीब 2300 साल पहले हुई थी, और इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै चित्र सात में के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था, और गांव में रहने वाले लोग के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। तो जो संगम साहित्य है वो तमिल का एक प्राचीनतम साहित्य है। थोड़ा और देख लेते हैं। नगर क्या कहती है? कहानियां, यात्रा, विवरण, मूर्ति कला और पुरातत्व। देखो, तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। ठीक है ना। जो किन में प्रचलित थी? आम लोगों में प्रचलित थी, और बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। बौद्ध भिक्षु कौन होते थे बताओ? अपने लास्ट अध्याय के अंदर पढ़ा था। बौद्ध धर्म में अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो वो क्या कहता है? आपको अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। आपको अपना क्या करना पड़ेगा? घर बार छोड़ना पड़ेगा, और आपको भिक्षु की जिंदगी जीनी पड़ेगी, तभी आप एक चीजों को ग्रहण कर पाओगे। ठीक है। तो आगे देखो, यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरीके धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो चलो देखते हैं एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहों के अलावा कुछ नहीं था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने उस चूहे के को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले भोजनालय वाले की जो बिल्ली के लिए बेच दिया था। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई और राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया, और उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली जो था वो तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। ठीक है ना।
देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुमार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया, ठीक है ना। और इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतने अच्छा काम किया है, तो बताओ हम अब तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घास के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास नहीं मिली तो उसने इस युवक की घास को हजारों सिक्कों में खरीद लिया। तो ये इस तरीके से उसने अपनी दिमाग की चतुराई रखी और इस तरीके से वो धीरे धीरे गरीब से अमीर बन गया था, ठीक है ना। ओके। प्राचीनतम नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां सभी लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। और आगे की जो सारी डिटेल है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है बेटा। ओके।